हिमाचल विधानसभा में आज बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे आज, और ऐसे में अब बस कुछ ही देर बाद हिमाचल विधानसभा में बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट है और ये 5वां बजट है जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से पेश किया जाएगा। तो बतौर वित्त मंत्री सीएम जयराम ठाकुर हिमाचल विधानसभा में आज बजट पेश करने जा रही हैं, और ऐसे में कई उम्मीदें हिमाचल की जनता को आज के इस बजट से है। उम्मीदों की नजर से हिमाचल की जनता आज इस बजट को देख रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं हिमाचल विधानसभा। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज बजट पेश कर रही हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल विधानसभा से। ये सीधी तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से बजट पेश किया जा रहा है। ऐसे में आज बजट से सभी वर्गों को, सभी लोगों को, हिमाचल की जनता को कई उम्मीदें हैं, और आज सभी उम्मीदों की नजर से सरकार के इस बजट को देख रहे हैं कि जब सरकार का पिटारा आज खुल रहा है तो किस वर्ग के लिए क्या बड़ी घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री करने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अपने कार्यकाल का ये अंतिम बजट है जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल विधानसभा में आज पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल के अंत में हिमाचल में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी साल में ये बजट पेश होने जा रहा है, और ऐसे में देखना होगा कि इस चुनाव का असर क्या इस बजट पर नजर आएगा। लेकिन इससे पहले ये जरूर जैसे बजट पेश होने से पहले बातें कही जाए थी कि सभी वर्गों को राहत देने वाला ये बजट होगा, तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार किस वर्ग के लिए क्या घोषणाएं सरकार की ओर से की जाती हैं और कैसे हिमाचल विकास के पथ पर आगे बढ़े, उसे लेकर क्या घोषणाएं की जाती हैं। तो बड़ी घोषणाएं आज जाहिर तौर पर बजट के माध्यम से होंगी। तो हिमाचल विधानसभा में आज बजट मुख्यमंत्री की ओर से बतौर वित्त मंत्री पेश किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको हिमाचल विधानसभा से दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट पेश कर रही है, और ऐसे में ये 5वां और अंतिम मुख्यमंत्री के कार्यकाल का ये अंतिम बजट है जो आज जयराम ठाकुर पेश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हैं जो बजट में मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हम जनता के सेवक हैं और जनसेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे सभी संकल्प तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं। कुछ ही देर में आपको सुनवाएंगे बजट में क्या क्या बड़ी घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही हैं। और ऐसे में इस समय आपको बता दें कि हालांकि इस समय हिमाचल की जनता बड़ी उम्मीदों के साथ हिमाचल सरकार के इस बजट को देख रही है। कई बड़ी घोषणाएं हैं जो आज इस बजट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की जाएंगी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनावी साल में चूंकि ये बजट मुख्यमंत्री की ओर से पेश किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर सभी वर्गों को राहत देने का प्रयास भी इसके माध्यम से होगा। लेकिन अभी जो घोषणाएं बजट के माध्यम से की जाएंगी उन पर नजर बनी हुई है, क्योंकि इस समय हिमाचल सरकार को जो बढ़ता कर्ज है हिमाचल का, उसे लेकर भी विपक्ष लगातार घेरता है। तो ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट के माध्यम से सरकार क्या वो बड़ी घोषणाएं करती है ताकि हिमाचल सरकार के ऊपर बढ़ता कर्ज जो है उससे भी कुछ निजात मिले, और साथ ही साथ हिमाचल की जनता को भी राहत मिले। टैक्स पेइंग जनता जो हिमाचल प्रदेश की है वो भी जाहिर तौर पर आज ये उम्मीद लगाए बैठी होगी कि टैक्स में कुछ छूट जरूर इस बजट के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाएगी। तो ऐसे में बड़ी घोषणाएं आज जाहिर तौर पर होनी है। तो क्या क्या बड़े ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किए जाएंगे, इस पर नजर पूरे हिमाचल प्रदेश की इस समय बनी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से हिमाचल प्रदेश का बजट पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल का ये अंतिम बजट आज पेश कर रहे हैं। 5वां ये बजट है हिमाचल प्रदेश का जो आज मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस समय जो मुख्यमंत्री की ओर से ये बजट पेश किया जा रहा है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि किसानों के लिए और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से की जा सकती हैं। और ऐसे में उपलब्ध हैं। इस महामारी ने व्यक्तिगत स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सोच, समझ,
कार्यशैली में दीर्घकालिक परिवर्तन किए हैं, जो अभी भी जारी हैं। प्रदेशवासियों ने इस परीक्षा के समय धैर्य और साहस का परिचय दिया है। इस महामारी में हजारों परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं उन सभी के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। इस विकट काल में हमारी सरकार प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। हमने इस महामारी के समय जीवन को बचाने के प्रयास तो किए ही, साथ ही आजीविका को भी बनाए रखा। हमारी सरकार का जनता के प्रति समर्पण और घोषित लक्ष्यों को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता इस बात से प्रकट होती है कि हिमाचल प्रदेश कोविड टीकाकरण में पहली और दूसरी डोज लगाने में देश में पहला राज्य बना। हमने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को भी उत्कृष्टता से प्रारंभ किया है और वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज भी पूरी सफलता के साथ लगाई जा रही है। सितंबर 2021 में अपने वर्चुअल संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा टीकाकरण अभियान में हिमाचल प्रदेश को चैंपियन राज्य की उपमा देना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। केंद्र सरकार द्वारा समय पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार की नीतियों से प्रेरित होकर उद्यमियों ने अतिरिक्त निवेश किया और आज हिमाचल प्रदेश में निर्मित मास्क, पीपी किट और अन्य सामग्री दूसरे राज्यों को भेजी जा रही है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि रूस में निर्मित स्पुतनिक कोविड वैक्सीन का व्यावसायिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। यह सफलता हमारी सरकार की निवेशक हितैषी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाली नीतियों का परिणाम है। हमारा काम करने का तरीका यह है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। अध्यक्ष महोदय, कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का हाथ पकड़ा एवं हमें भरपूर सहयोग दिया। 2021-22 में भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पूंजीगत निवेश के लिए दी। इस सहायता का उपयोग महत्वपूर्ण निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। चिन्हित कार्यों को अगले 6 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। 2022-23 के केंद्रीय बजट में इस आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। पूंजीगत कार्य में अतिरिक्त निवेश के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति तो मिली ही है, साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। राज्य सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस सहायता के लिए अपना आभार व्यक्त करती है। अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता के चलते आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान रहे हैं तथा मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत तथा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से कमजोर वर्गों एवं व्यवसायों के लिए खुले दिल से सहायता प्रदान की, जिसका कारण महामारी के दुष्प्रभावों को बहुत हद तक कम किया जा सका। भारत सरकार के प्रयत्नों के चलते 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 9.2% रहने का अनुमान है, जबकि 2020-21 के दौरान 7.3% गिरावट नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई थी। 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र 3.9%, उद्योग क्षेत्र में 11.8% तथा सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन में 8.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। देश की अर्थव्यवस्था की यह त्वरित एवं प्रभावी वी शेप रिकवरी का श्रेय हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के अभिनव और ऐतिहासिक नेतृत्व को जाता है।
अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अर्थव्यवस्था में 2021-22 के दौरान 8.3% की वृद्धि होने का अनुमान है। प्रतिकूल परिस्थितियों में पिछले वर्ष आई गिरावट के बावजूद इतनी वृद्धि हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP 1,75,173 रुपए रहेगा। अग्रिम अनुमानों के अनुसार ही 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 2,01,854 रुपए आंकी गई है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय से 51,528 रुपए अधिक है। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 से बजट के बदलते स्वरूप के निरंतरीकरण में भारत सरकार द्वारा सभी केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत एक सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट खोलने का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली केंद्रीय सहायता राशि राज्य अंशदान सहित अब बहुत ही कम समय में कार्यकारी विभागों के बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में केंद्र सरकार की समस्त 91 योजनाओं को इस व्यवस्था के अधीन लाया गया है। 30 राज्य एवं डीबीटी योजनाओं को भी इस व्यवस्था के अंतर्गत 2022-23 में लाया जाएगा। 2022-23 के लिए 12,921 करोड़ रुपए के विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित हैं। इसमें से राज्य विकासात्मक बजट परिव्यय 9,534 करोड़ रुपए के प्रस्तावित हैं। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2,400 करोड़ रुपए तथा जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 865 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ 52 लाख रुपए परिव्यय प्रस्तावित हैं। वर्तमान सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विधायक प्राथमिकता योजनाओं की DPR बनाने तथा उनको नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF के अंतर्गत स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि कांग्रेस की पिछली सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में 3,200 करोड़ रुपए की लागत से 779 योजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवाई गई थी, जबकि हमारी वर्तमान सरकार द्वारा प्रथम 4 वर्ष के कार्यकाल में ही 3,452 करोड़ रुपए की लागत से 826 योजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवा ली गई है। हाल ही में माननीय विधायकों के साथ 2 दिवसीय बैठकों का आयोजन किया गया है। इन बैठकों में माननीय विधायकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं। नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा, जो कि 2017-18 की सीमा से और ये मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सभी माननीय विधायकों की ओर से इस बात के लिए बार बार आग्रह आ रहा था कि हमारी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई कुछ क्षेत्रों में और ऐसे में इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए, और हमने इसको बढ़ा करके 150 करोड़ रुपए किया है, और जो कि 2017-18 की सीमा से लगभग दुगनी है। अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं में 2022-23 से माननीय विधायक रोपवे परियोजना सम्मिलित कर सकेंगे। विधायक क्षेत्र विकास निधि से माननीय विधायक शहीदों के सम्मान में द्वार इत्यादि बनाने की अनुशंसा कर सकेंगे। विधायक क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र राशि को 1 करोड़ 80 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा।
और इस वृद्धि के साथ ही वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस निधि में कुल 90 लाख रुपए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वृद्धि हो जाएगी, जो कि लगभग दुगनी है। विधायक ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर 10 लाख से 12 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र कर दिया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों को यह स्मरण करवाना चाहूंगा कि जब मेरी सरकार आई थी तो यह राशि 5 लाख रुपए थी और ये हमने दुगने से भी ज्यादा इसको बढ़ा करके जो है वो सभी माननीय विधायकों की जो अनुशंसा थी, जो मांग थी, उसको पूरा करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा, लहरों की खामोशी को आशा जी जरा सुनिए, हम शेर पढ़ रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि सुनिए। लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी न समझ। लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी न समझ। जितनी गहराई अंदर है, बाहर उतना ही तूफान बाकी है। अध्यक्ष महोदय, हमने उज्ज्वल योजना का विस्तार करते हुए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की, जिसके तहत हमने हिमाचल को धुआं रहित प्रदेश घोषित कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि इन दोनों योजनाओं को 2022-23 में भी जारी रखा जाएगा तथा इनका विस्तार किया जाएगा। मैं यह भी सहर्ष घोषणा करता हूं कि दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को कनेक्शन के समय उपलब्ध करवाए गए मुफ्त सिलेंडर सहित 3 निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और उपभोक्ताओं को इनसे निम्न लाभ प्राप्त होंगे। नए कनेक्शन पर एक वर्ष में 3 निःशुल्क सिलेंडर मिलेंगे। जिन्होंने पुराने कनेक्शन के साथ 1 सिलेंडर लिया हो, उन्हें 2 अतिरिक्त मिलेंगे और जिन्होंने पुराने कनेक्शन के साथ 2 सिलेंडर लिए हों, उन्हें 1 अतिरिक्त निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस संदर्भ में काफी जगह से जो आग्रह आए हैं, सुझाव आए हैं। कुछ का कहना है कि हमको डीबीटी करनी चाहिए, कुछ का कहना है सिलेंडर। लेकिन हमारा जितना एक जो बजट में हमने जो प्रावधान किया है, उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अभी हमने सिलेंडर का जिक्र किया है। अगर इसमें सुझाव की दृष्टि से अगर बात आगे बढ़ेगी इस दिशा में कि भाई डीबीटी करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग इस तरह से भी चाहते हैं, तो उस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सहर्ष घोषणा करता हूं कि 2022-23 में इसके लिए 70 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 50 करोड़ रुपए अधिक हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान में अनाज की बिक्री के लिए कोई भी विशिष्ट मंडी उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में पैदा होने वाले अनाज को पड़ोसी राज्यों में बिक्री के लिए भेजने में मुश्किलें आई। प्रदेश में आगामी रबी सीजन में 11 स्थानों पर अनाज की खरीद शुरू कर दी जाएगी, जिसमें खरीद संबंधी सभी सुविधाएं जैसे ग्रेडिंग व सफाई के लिए मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, कबर्ड तथा खुला नीलामी मंच, क्रेट्स, टेंट, पार्किंग, किसानों को बैठने के लिए उचित स्थान आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे। 15 करोड़ रुपए की लागत से 4 नई अनाज मंडियां रामपुर, ऊना, मजारी, बिलासपुर
रियाली एवं मिलवा कांगड़ा में स्थापित की जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, कोरोना संक्रमित अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र ने बहुत संबल प्रदान किया है। वर्तमान वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि 8.7% होने का अनुमान है, जो कि बहुत उत्साहवर्धक है। पिछले बजट को प्रस्तुत करते समय मैंने कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रों के लिए एक्सपर्ट ग्रुप के गठन की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार ने प्रोफेसर रमेश चंद, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, की अध्यक्षता में इस एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया। एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। इसके अध्ययन के बाद संबंधित विभाग रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर शीघ्र विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, 2018-19 का बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय मैंने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इस योजना के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 दिसंबर 2022 को गुजरात में प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमाचल का उदाहरण देते हुए प्राकृतिक कृषि अपनाने का आह्वान किया है। 2022-23 के केंद्रीय बजट में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसमें सरकारी क्षेत्र के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश केमिकल मुक्त प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले वर्ष के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 2022-23 के अंत तक कुल 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाया जाएगा। प्रदेश की सभी 3,615 पंचायतों में प्राकृतिक कृषि का एक मॉडल विकसित किया जाएगा, जिससे आसपास के किसानों को प्रशिक्षित करने व प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी। प्रदेश में कम से कम 100 गांव को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा तथा उनमें से श्रेष्ठ 50,000 किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। प्राकृतिक कृषि की पूर्ण सूचना एवं आंकड़ों के साथ एक डायनेमिक ऑनलाइन वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा। प्रदेश की 10 मंडियों में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष स्थान उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा 2 स्थान पर प्राकृतिक कृषि के उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष मंडी स्थापित की जाएगी। प्राकृतिक कृषि के उत्पादों की बिक्री के लिए देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश में चुने गए स्थानों पर बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं किसान भाइयों का आह्वान करते हुए कहना चाहूंगा, आओ मिलकर मुट्ठी बांधें, आओ मिलकर मुट्ठी बांधें, धरती का श्रृंगार करें, खेतों में हरियाली रोपें, समृद्धि का संचार करें। अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष हमारी सरकार ने पहली बार कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों को एक निश्चित शोध ग्रांट करने की घोषणा की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश के कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक कृषि पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाएगा तथा शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। पराला मंडी को आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। फलों और सब्जियों के भंडारण की सुविधाओं में और अधिक बेहतरी के लिए इस मंडी में 60 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से 5,000 मीट्रिक टन क्षमता का एक नया कोल्ड स्टोर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 1,500 मीट्रिक टन क्षमता का फ्रीजिंग चैम्बर, 10 मीट्रिक टन घंटा क्षमता की ग्रेडिंग पैकिंग लाइन और 1 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता की इंडिविजुअली क्विक फ्रीजिंग लाइन स्थापित की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में जायका चरण 2 परियोजना के तहत प्रदेश में 13 मार्केट यार्डों को और सुदृढ़ किया जाएगा,
जिस पर 31 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले वर्ष बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए मैंने प्रदेश में एक फूल मंडी की स्थापना करने की घोषणा की थी, जिसे परवाणु में स्थापित कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जनता स्वर्गीय श्री सत्यानंद स्टोक्स की ऋणी है, जिनके प्रयास एवं मार्गदर्शन से 1916 में प्रदेश में सेब का उत्पादन आरंभ हुआ तथा प्रदेश की बागवानी को एक नई दिशा एवं गति प्राप्त हुई। बागवानी क्षेत्र का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। श्री सत्यानंद स्टोक्स का देहावसान हुए 75 वर्ष हो गए हैं। उनके व्यक्तित्व एवं योगदान के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं घोषणा करता हूं कि उनकी कर्मभूमि शिमला जिला के कोटगढ़, थानाधार व आसपास के क्षेत्र को सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल बनाया जाएगा और इसका बहुआयामी स्वरूप बागवानी, पर्यटन एवं भाषा एवं संस्कृति विभागों के समन्वय से विकसित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न स्थानों पर प्रोसेसिंग एंड कैनिंग यूनिट्स के अतिरिक्त सीए स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं। 58 करोड़ रुपए की लागत से चिचोट, रिकांगपियो, ग्याबोंग और चंबा में सीए स्टोर का निर्माण 2022-23 में आरंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रोहड़ू, गुम्मा, जड़ोल, टिक्कर, टुट्टुपानी तथा भुंतर में बन रहे सीए स्टोर तथा ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग हाउसेस का इसी वर्ष लोकार्पण कर दिया जाएगा। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 75 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 के दौरान 91 करोड़ रुपए की लागत से पराला में बन रहे फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट में उत्पादन आरंभ कर दिया जाएगा तथा परवाणु तथा जड़ोल में स्थित फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट का 17 करोड़ की लागत से उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही पांवटा साहिब, कांगनी तथा शाट में बन रहे मार्केटिंग यार्ड को सितंबर 2022 तक किसानों एवं बागवानों को समर्पित किया जाएगा। परवाणु में बन रहे मार्केटिंग यार्ड को भी मार्च 2023 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इन पर 35 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बागवानी क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। 2022-23 में लगभग 9000 हेक्टेयर अतिरिक्त खेती युक्त भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इस पर 198 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बागवानी विकास परियोजना के सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत शिलारू एवं पालमपुर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 18 करोड़ रुपए के प्रावधान को मैं प्रस्तावित करता हूं। बागवानी क्षेत्र के लिए 2022-23 में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, कम नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा, कौन कहता है कामयाबी किस्मत ही तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत ही तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के लिए गौवंश का संरक्षण आस्था का विषय है। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें हमने गौवंश सेवा का संकल्प लिया था। हमने न केवल विभागीय स्तर पर बड़ी गौ सेंचुरीज और गौशालाओं की स्थापना की है, अपितु निजी भागीदारी से भी उत्कृष्ट गौ सदनों को प्रोत्साहन दिया है। प्रदेश में बड़ी संख्या में बेसहारा गायें सड़कों पर दिखाई देती थी। हमारे प्रयासों के चलते गौशालाओं और गौ सेंचुरीज में गौवंश की संख्या 6000 से बढ़कर के 20000 हो गई है। हमें विश्वास है कि सरकार के प्रयासों तथा गैर सरकारी एवं समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से
हम पूरे प्रदेश में बेसहारा गौवंश की सेवा सुनिश्चित कर देंगे। मैं सभी समाज सेवियों का इस पुनीत कार्य में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रदेशवासियों का भी आह्वान करता हूं कि वे गौवंश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं। इस संदर्भ में यहां कहना चाहूंगा, सरकार वर्तमान कानूनों में कड़े प्रावधान करेगी ताकि आवश्यकता हुई तो नया कानून भी बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये विशेष तौर से जो गौवंश को सड़कों पर छोड़ देते हैं जब वो दूध देना बंद करती हैं, तो ये अमानवीय कार्य है। अब इस वर्ष हमने सर्दी के मौसम में देखा कि बहुत सारी गाय ऐसी छोड़ दी गई थी जो पहाड़ों पर चले गई थी और बर्फ गिरने के पश्चात उनमें से बहुत सारी बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, इसको मैं कह सकता हूं। तो इस दृष्टि से कानून को और सख्त करने की आवश्यकता है। मानवीय दृष्टिकोण आज की तारीख में इस संदर्भ में मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इसमें अगर कानून को और कड़ा करने की जरूरत पड़ेगी और ऐसे लोग जो गाय को छोड़ देते हैं अपना मकसद निकलने के बाद, जब वो दूध देना बंद कर देती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो है कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022-23 में 5 बड़ी गौ सेंचुरी एवं गौ सदन की स्थापना तथा हिमाचली पहाड़ी गाय के संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट फार्म स्थापित करने की भी घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए निजी गौ सदनों में आश्रित गौवंश के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 500 रुपए प्रति गौवंश प्रति माह से बढ़ा करके 700 रुपए करने की सहर्ष घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि इस व्यवस्था को अब गोपाल के नाम से जाना जाएगा। सरकारी क्षेत्र के गौ सदनों के अनुदान में आवश्यकता अनुसार समुचित वृद्धि की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहां होंगे, जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहां होंगे, इस दुनिया में हम सब खुशहाल कहां होंगे। तो गाय के प्रति जो हमारा एक श्रद्धा का भाव जो है, जिसको हम मांग कहते हैं, वो भाव जो है वो आज की तारीख में कम हो रहा है। इस दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है कि हम गौ की सेवा करें। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में डेयरी गतिविधियों के विस्तार के लिए दत्तनगर तथा चक्कर मंडी में प्रतिदिन 50,000 लीटर क्षमता के 2 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, विगत 4 वर्षों में दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से मैंने दूध खरीद मूल्य में 7 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। 2022-23 के लिए भी मैं इसमें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पशुपालकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पहली बार 44 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंसेज चलाई जाएंगी, जिन पर 7 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। पशुपालकों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए रूरल बैकयार्ड शिप डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 2000 भेड़ इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिस पर 12 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण 3 के अंतर्गत 5 लाख गाय व भैंसों को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 7 करोड़ रुपए की लागत से सेक्स सॉर्टेड सीमेन पर आधारित कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत कार्य कर रहे कई ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति के पात्र हो गए हैं। पात्र पशुपालन सहायकों को फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता अनुसार स्कीम अथवा संबंधित नियमों में बदलाव किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पशुपालन क्षेत्र के लिए 2022-23 में 469 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय,
मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता एवं संभावना को देखते हुए 2022-23 में 120 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में बायोफॉलिक मत्स्य पालन इकाई, ट्राउट हैचरी, मछली फीड मिल और बर्फ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर में नए मत्स्य पालन तालाबों का निर्माण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 2022 के दौरान मछुआरों को आइस बॉक्स सहित 20 थ्री व्हीलर और 80 मोटरसाइकिल, 200 नावें और जाल अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। पुरुषों के लिए यह अनुदान राशि कुल लागत का 40% तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 60% होगी। मत्स्य पालन क्षेत्र में 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्र के 500 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन यापन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारी सरकार के लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि हमारी प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें बिना किसी आय सीमा के दी जाने वाली बुढ़ापा पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दिया गया था, जिसका सीधा लाभ 3 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा है। पात्र व्यक्तियों को वर्तमान में 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त गत 4 वर्षों के दौरान हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी करते हुए निम्नलिखित लाभ दिए हैं। विधवाओं, एकल नारी तथा 70 वर्ष से नीचे वृद्धजनों को मिलने वाली 700 रुपए प्रति माह की पेंशन को बढ़ा करके 1,000 प्रति माह। 70 वर्ष से ऊपर वृद्धजनों तथा 70% अपंगता वाले दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन को 1,001 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 1,500 रुपए प्रति माह। 65 वर्ष से 69 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को बिना आय सीमा के 1,000 रुपए प्रति माह। कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजेंडर को मिलने वाली 700 रुपए प्रति माह पेंशन को बढ़ा करके 850 रुपए प्रति माह। 2017 तक प्रदेश में 4.25 लाख व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे थे, जिन पर लगभग 450 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही थी। हमने अपने सरकार के 4 साल के कार्यकाल के अंदर ही 2,20,000 से अधिक नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति दी है। हमारी सरकार द्वारा वर्तमान में 6,35,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 40,000 अतिरिक्त आवेदनों को वर्तमान पात्रता शर्तों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। अभी हाल ही में हमने प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती के वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं में पात्रता हेतु वार्षिक आय सीमा को 2014 में 35 वर्ष बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने विधायक विकास निधि के फंड में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। विधायक इच्छुक निधि के फंड में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ शाराना अंदाज में इस बार बजट को मुख्यमंत्री पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से यह भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला धुआं रहित प्रदेश बन गया है। तो वहीं उज्ज्वला जो स्कीम केंद्र सरकार की है, उसका विस्तार हिमाचल में किया गया है और गृहिणी सुविधा योजना के तहत अब 1 साल में 3 सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अलग अलग
क्षेत्रों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा गया है कि 15 करोड़ में 4 अनाज मंडी स्थापित की जाएंगी। प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती इस बार केंद्र के बजट में भी विशेष रूप से उस पर जोर दिया गया था। तो ऐसे में केमिकल रहित खेती पर फोकस होगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि प्राकृतिक खेती पर जोर हिमाचल प्रदेश में दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। तो वहीं प्रति गोवंश मिलने वाले फंड में भी बढ़ोतरी की गई है, 700 रुपए इसे किया गया है। तो वहीं पशुपालन क्षेत्र के लिए 469 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। मत्स्य पालन के लिए भी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। तो वहीं पेंशन को लेकर भी मुख्यमंत्री की ओर से बड़े ऐलान किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री ने किए हैं और ऐसे में पेंशन को भी बढ़ाया गया है। 70 साल से ऊपर की आयु वर्ग के लिए 1500 रुपए प्रति महीने पेंशन अब दी जाएगी। 70 साल से उम्र की आयु या फिर 100% जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये बड़ी वो घोषणा की गई है। 1500 रुपए पर मंथ अब दिए जाएंगे, हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा 65 आयु वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनके लिए 1000 रुपए प्रति मंथ। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए 850 रुपए प्रति महीने पेंशन दी जाएगी। तो ये बड़ी घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही हैं 4 साल में। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 3452 करोड़ की नाबार्ड योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं। तो बड़ी घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री जो बजट में कर रहे हैं। हिमाचल विधानसभा में सीएम ने कई योजनाओं के बारे में बताया। इसके साथ ही साथ 4 साल में 3452 करोड़ रुपए की नाबार्ड की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। इसके साथ ही विधायक विकास निधि 1 करोड़ 80 लाख से बढ़ाकर अब 2 करोड़ कर दी गई है। हिमाचल के लिए ये बड़ी घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री की ओर से आज बजट के माध्यम से की जा रही हैं। और हिमाचल विधानसभा में मुख्यमंत्री बजट पेश करते हुए कई योजनाओं के बारे में, कई बड़ी घोषणाओं के बारे में जानकारी दे रही हैं। 15 करोड़ की लागत से 4 अनाज मंडी स्थापित की जाएंगी और ये बड़ी घोषणा बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने की है। इसके साथ ही साथ ड्रेनेज सुविधा योजना का भी विस्तार किया गया है। तो वहीं इस समय मुख्यमंत्री की ओर से ये भी बताया गया कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला धुआं रहित प्रदेश बन गया है। तो बड़ी घोषणाएं हैं हिमाचल वासियों के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए जो मुख्यमंत्री की ओर से की गई हैं। बतौर वित्त मंत्री बजट पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री और ऐसे में उनकी ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। गौवंश के प्रति के साथ जो हमारे 70 साल के ऊपर में जो हमने घोषणा की है पहली कैबिनेट की बैठक में, जिनको अभी तक हम 1500 रुपए पेंशन देते थे, उन सभी को अब 1700 रुपए वो पेंशन प्राप्त होगी। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वृद्धि को संख्या एवं परिव्यय दोनों की ही दृष्टि से प्रभावी विस्तार किया है। परिणाम स्वरूप 2022-23 में 7,50,000 से अधिक व्यक्ति इस योजना से लाभ उठा पाएंगे एवं 2017-18 में इस पर होने वाला 450 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में 2022-23 में 1,300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, लगभग 3 टाइम्स, लेकिन लगभग 3 गुना जो है इसमें बढ़ोतरी हमारे कार्यकाल में इसमें हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के परिव्यय में 3 गुना वृद्धि की है। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए इस बजट में घोषित लाभों का सार निम्न प्रकार से है। पेंशन में वृद्धि, ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 850 रुपए प्रति माह की पेंशन पा रहे हैं अब 1000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 1000 प्रति माह की पेंशन पा रहे हैं को अब 1150 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन पा रहे हैं को अब 1700 रुपए पेंशन प्रति माह मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, 60 से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाने की पात्र होंगी। 60 से 69 वर्ष की आयु की पुरुष बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के पात्र होंगे।
अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, सबकी दुआओं को दिल में उतारना है, सबकी दुआओं को दिल में उतारना है, हमको तो हर घर का चूल्हा संवारना है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश एवं राष्ट्र के निर्माण में हमारी माताओं और बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण एवं जेंडर इक्वालिटी के लिए तत्परता से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। एक नई पहल करते हुए 2022-23 में एक अलग से जेंडर बजट स्टेटमेंट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस स्टेटमेंट में ऐसी योजनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है जिनके अंतर्गत महिलाओं के लिए सहायता उपलब्ध है। इस स्टेटमेंट के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा तथा उनमें महिलाओं से संवाद के पश्चात आवश्यक परिवर्तन करने में सहायता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय सदन को यह सूचित किया था कि हमारी सरकार बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग, कुपोषण एवं अनीमिया को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है तथा हम नीति आयोग के साथ मिलकर इस गंभीर विषय पर एक स्टडी करवाएंगे, जिसके आधार पर एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में डॉक्टर बीके पॉल, जो नीति आयोग के सदस्य हैं, के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया, वह एक्शन प्लान बना लिया है। बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक नई मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना प्रारंभ की जाएगी। यह योजना 7 स्तंभों पर आधारित होगी। बच्चों के शारीरिक वृद्धि में 2 मूल बीमारियां, डायरिया तथा निमोनिया का शीघ्र पता लगाना और इसका सही उपचार करना, कम वजन वाले नवजात शिशु एवं कुपोषण से प्रभावित होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की गहन निगरानी व सतत समीक्षा, पूरक पोषाहार के लिए उपयुक्त प्रोटीन युक्त आहार, बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं में अनीमिया के उपचार के लिए विशेष प्रयास, उच्च रक्तचाप और अनीमिया से पीड़ित गर्भवती व धात्री दूध पिलाने वाली माताएं की समय रहते पहचान और उपचार, कुपोषित बच्चों का सही उपचार, आईईसी और मॉनिटरिंग पर विशेष बल। अध्यक्ष महोदय, यह योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के परस्पर समन्वय तथा प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तालमेल से चलाई जाएगी।